हम अपने मैग्नेटिज्म के यूनिट नंबर 4 हमारे सेमेस्टर सेकंड बीएससी सेकंड सेमेस्टर के यूनिट नंबर 4 को स्टडी कर रहे हैं। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने अपने मैक्सवेल इक्वेशंस को अच्छे से स्टडी कर लिया है। आज हम उन्हीं मैक्सवेल इक्वेशंस के कुछ बहुत महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस को, जो कि एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे पूछे जाते हैं, उन एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। बेसिक्स जो लॉ हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के, उनको मैक्सवेल इक्वेशंस के साथ हम मैक्सवेल इक्वेशन के थ्रू हम डेवलप करेंगे या उत्पन्न करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन आंसर मैनर का ये क्लास है। इसमें हम एक क्वेश्चन लेंगे और उसके प्रूफ को एज अ टूल मैक्सवेल इक्वेशन को यूज करते हुए प्रूफ करेंगे। ये बहुत आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एंड प्रोबेबल है कि ये एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला यहां पर हमारा क्वेश्चन है कि मैक्सवेल के समीकरण डाइवर्जेंट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस का नियम है, के द्वारा स्टैट इलेक्ट्रिसिटी या स्थैत विद्युत के जो कूलाम का नियम होता है उसको निगमित कीजिए, कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। ये हमारा टारगेट है इस इक्वेशन को मैक्सवेल के फर्स्ट इक्वेशन को लेते हुए यूज करके। ठीक है, चलिए सिंपल सा इसका बेसिक प्रूफ है, मैथमेटिक्स जैसा लगेगा बट है वही चीज। आपके मैक्सवेल इक्वेशंस इसके थ्रू रिवाइज होते रहेंगे। देखिए सबसे पहले इक्वेशन इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक, इसे आप डेल डॉट ई रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन वन को किसी पृष्ठ S द्वारा घिरे वॉल्यूम V पर दोनों साइड को वॉल्यूम इंटीग्रल लेने पर, इस इक्वेशन V का दोनों पक्षों में आपने क्या लिया है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ले लिया है। तो इक्वेशन वन को आप ऐसा लिख सकते हैं इस तरह से। ये अब दोनों साइड हम ये जो पद मिला है उसके आधार पर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे गॉस के डाइवर्जेंस थ्योरम को। बहुत बार अप्लाई कर चुके हैं स्टूडेंट्स इसको, मैं समझता हूँ अभी तक आप लोग गॉस के डाइवर्जेंस थ्योरम में कमांड बना चुके हैं, है ना। गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहता है कि किसी वेक्टर सदिश का किसी क्षेत्र में डाइवर्जेंस का जो आयतन समाकलन होता है वो उसी वेक्टर सदिश के उस सतह के क्षेत्रफल के सतही समाकलन के बराबर होता है। ठीक, तो भाई यहाँ से हमें ये वाला जो कंसेप्ट मिला है डाइवर्जेंस ई डी वी, उसके जगह हम रख देंगे यहाँ पर ये ई डी ए, ये वाला पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड में हम यहाँ से ये वाला पोर्शन पुट अप कर देंगे और यहाँ से स्टूडेंट 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट, वो बाहर निकल जाएगा, एंड वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डीवी। और आप जानते हैं कि ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डीवी जो होता है वो अपने आप में कंप्लीट चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, आयतन में जितना आवेश होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, क्यू पुट कर देंगे। तो इस साइड आपको मिलने वाला है ईडीए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब यदि आप चीजों को समझें कि कोई चार्ज है इलेक्ट्रिक स्टेट में, यहाँ पे सेंटर पे इस डायग्राम पे देखें तो यहाँ पे अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो विद्युत क्षेत्र उसके चारों ओर इस एरो के अकॉर्डिंग फैलेगा और चारों ओर एक घेरे की तरह वो बनाएगा। तो मान लेते हैं उस घेरे को, उस पर्टिकुलर एरिया को, इस चार्ज के चारों ओर जो एरिया एक बना हुआ है वो एक वृत्ताकार क्षेत्र बनेगा आपके लिए इस तरह से, ऐसे, और उसका कुछ ना कुछ एक रेडियस रहेगा जी, एक रेडियस। तो वो रेडियस हम लोग यहाँ पे आर रेडियस ले लेते हैं, या मान लेते हैं कि आर रेडियस पे यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज क्यू रखा हुआ है जिसपे कितना फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या इफेक्ट उस पर पड़ रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से, तो फिर ये इक्वेशन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू डी ए, सरफेस कितना है, कितना सरफेस एरिया वहां पे वर्कआउट हो रहा है। तो बिकॉज चार्ज क्यू के रखने की वजह से हमें एक गोलीय सतह मिलता है चारों ओर, चार्ज के चारों ओर, जिसका सतही समाकलन 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये हम जानते हैं। चार्ज के इस चारों ओर का जो क्षेत्र रहेगा वो इस तरह से आपका एक गोले की तरह फैलेगा और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो इस इक्वेशन में इज इक्वल टू 4 pi r square into 4 pi r square is equal to q upon epsilon naught. So finally, when you find the value of E, then you get 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square. ये हो गया। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आ रहा है उसके वजह से यदि यहाँ पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा है तो फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है, q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और q नॉट हम लोग ले लिए हैं यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज को जो कि यहाँ से एक सर्टेन डिस्टेंस r पे रखा हुआ है। तो q और q नॉट, ये q है और ये q नॉट है, इसके बीच
फोर्स जो काम कर रहा है वो क्यू नॉट इंटू ई होगा, ई आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, उसे यहाँ पुट अप करेंगे तो एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और यही स्टेटमेंट कूलाम का नियम है। बहुत छोटे क्लासेस से आप कूलाम का नियम पढ़ते आ रहे हैं। वही है कि भाई किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगने वाले आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब उसको समराइज करेंगे तो ये निकल के आ गया। फोर्स है इसलिए ये क्या है टर्म जी? न्यूटन। जो फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्शन और रिपल्सन, आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकता है, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ चार्ज। ठीक, तो ये पहला एप्लीकेशन है। अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि मैक्सवेल के इस इक्वेशन का यूज करके कूलाम के नियम को निगमित कीजिए, तो इस तरह से इसे सॉल्व करना है आपको। बेसिक है, सिंपल इक्वेशन जो दिया है उसके दोनों पक्षों में आपको वॉल्यूम इंटीग्रेशन लेना है, फिर गॉस के डाइवर्जेंस थ्योरम को लेना है और चार्ज डेंसिटी के कंसेप्ट को लगा के इजी सा ये प्रूफ आसानी से हो जाता है यहाँ पर। ठीक, तो इसे आप देखिएगा। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट एप्लीकेशन की ओर। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनदर मैक्सवेल के समीकरण का एप्लीकेशन फॉर्म में क्वेश्चन है कि मैक्सवेल का समीकरण ये कर्ल बी म्यू जीरो जे प्लस जे डी अपॉन टी, ये फोर्थ समीकरण स्टूडेंट। मैक्सवेल ने एम्पियर के नियम में जो संशोधन किया था उसके बाद विस्थापन धारा के कंसेप्ट से जो इक्वेशन आया था वो वाला है। ठीक, की सहायता से हमें सिद्ध करना है कि डाइवर्जेंट डी इज इक्वल टू रो, डाइवर्जेंट डी इज इक्वल टू रो हमें सिद्ध करना है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे? मैक्सवेल के समीकरण से हम जानते हैं कर्ल इज इक्वल टू, ये तो दिया ही हुआ है हमको, ये वाला गिवन है ये इक्वेशन। हम दोनों पक्षों का इस इक्वेशन का क्या ले लेते हैं? डाइवर्जेंस ले लेते हैं। ठीक, अब ये कब लेना है, कैसे लेना है, ये प्रैक्टिस से आएगा ना। जब आप बनाए रहेंगे तो आपको डेफिनेटली वहां रिकॉल होगा कि इस तरह से ही इसे लेंगे, मैथमेटिकल टूल यूज करेंगे। चाहे आप डाइवर्जेंस लीजिए या स्टोक लीजिए, स्टोक के थ्योरम का यूज कीजिए या गॉस के डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज कीजिए, आपको ये प्रैक्टिस से ही आपके माइंड में पुट आउट होने वाला है। तो इस इक्वेशन के दोनों ओर हम लोगों ने डाइवर्जेंस ले लिया है। डाइवर्जेंस कहने का मतलब होता है डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट। तो कैसे लिखेंगे? 1/μ0, ये वाले म्यू नॉट को हम यहाँ ले आए हैं, तो डाइवर्जेंट कर्ल बी इज इक्वल टू डाइवर्जेंट ऑफ जे एंड डी अपॉन डी टी, ये ऑपरेटर अपने आप यहाँ पर है, एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑपरेटर के साथ डाइवर्जेंट डी यहाँ पे लग गया है। ये वाला इक्वेशन सिंपल है, पहले भी हम जान चुके हैं। डाइवर्जेंट और कर्ल एक ही वेक्टर का कैलकुलेटेबल नहीं है, वो क्या मिलता है आपको? जीरो मिलता है। पहले भी हमने इसको यूज किया हुआ है। देन आपको ये इक्वेशन क्या मिल जाएगा? आपको लेफ्ट हैंड साइड का सारा एलिमेंट यहाँ पे इसकी वजह से जीरो मिल गया, तो राइट हैंड साइड में क्या बचेगा कि डाइवर्जेंस जे प्लस डेल अपॉन डेल टी डाइवर्जेंट डी, ये आपको क्या मिल गया? जीरो मिल गया। अब यहाँ पे बारी आती है इस डाइवर्जेंस जे की वैल्यू पुट करने की। तो चूंकि हम लोगों ने सातत्य समीकरण धारा का पढ़ा हुआ है, ये भी एक क्लास में हमने किया हुआ है, तो सातत्य समीकरण से हम जानते हैं कि डाइवर्जेंस जे की वैल्यू माइनस डेल रो अपॉन डेल टी होती है, ये वाली। ठीक, तो उसे आप ले जाके इस इक्वेशन में अपना पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक, तो फाइनली यू हैव माइनस डेल रो अपॉन डेल टी इस डाइवर्जेंस जे की जगह, प्लस डेल अपॉन डेल टी डाइवर्जेंट डी इज इक्वल टू जीरो। और जब इस इक्वेशन को इक्वल टू के इस साइड लेके जाएंगे तो दोनों पक्षों में आपके पास डेल ऑपरेटर है, डेल अपॉन डेल टी और डेल अपॉन डेल टी, उसे कंपेयर करके रिमूव आउट करेंगे तो आपको मिल जाएगा डाइवर्जेंट डी इज इक्वल टू रो। ठीक, तो कहा जाए तो ये भी अपने आप में गॉस के थ्योरम को रिप्रेजेंट करता है। डाइवर्जेंट डी इज इक्वल टू रो लिखने का मतलब भी गॉस के थ्योरम से है, चार डेंसिटी के फॉर्म में। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये चीज कैसे आया है यहाँ पर। ठीक, बहुत इजी था। इस इक्वेशन के दोनों साइड हम लोगों ने डाइवर्जेंस लिया है और प्रॉपर्टीज का यूज किया है, सातत्य समीकरण का यूज किया है। इसे जरूर तैयार करके जाए आप एग्जाम के लिए। चलिए मूव करते हैं अगले एप्लीकेशंस की ओर। देखिए क्या कह रहा है, मैक्सवेल के समीकरण कर्ल ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी की सहायता से सिद्ध कीजिए कि डाइवर्जेंस बी इज इक्वल टू जीरो होता है। ठीक, ये फैराडे का लॉ है। इक्वेशन को देखते ही अब आपको समझ में आना चाहिए। तो मैक्सवेल का समीकरण ये दिया हुआ है जी आपको, दोनों पक्षों का सिंपल हमने क्या ले लिया है? डाइवर्जेंस ले लिया है। डाइवर्जेंस ले लिया है कहने का मतलब है डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट। तो सिंपल सा डाइवर्जेंट कर इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल टी डाइवर्जेंट वी बी। हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी जीरो होने वाली है, एक ही वेक्टर का डाइवर्जेंस और कर्ल एक साथ पॉसिबल नहीं है, और वेक्टर की प्रॉपर्टी भी ऐसी होती है। देन फाइनली यू हैव माइनस डेल अपॉन डेल टी डाइवर्जेंस बी इज इक्वल टू बी,
डाइवर्जेंस बी इज इक्वल टू जीरो दिस मच, और ये अगर है तो उससे ये सिद्ध होता है कि डाइवर्जेंस बी इज इक्वल टू जीरो है और डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो है। मतलब ये भी अपने आप में एक मैक्सवेल का इक्वेशन है और ये भी अपने आप में एक मैक्सवेल का इक्वेशन है, क्योंकि फैराडे के नियम से आपने मैक्सवेल के एक अनदर इक्वेशन को डेवलप किया है। ये इक्वेशन फिजिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि प्रकृति में स्वतंत्र रूप से चुंबक के ध्रुव स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते। ठीक, बहुत अच्छा एप्लीकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की ओर। क्या है देखिए जरा, कि मैक्सवेल के समीकरणों के उपयोग से हमें आवेश के जो सांतत्य समीकरण है, धारा के सांतत्य समीकरण की स्थापना कीजिए। इस तरह से बोल बोल के पूछता है एग्जामिनर आपसे, है ना। वो कभी सांतत्य समीकरण की सहायता से मैक्सवेल के इक्वेशन डेवलप करने को बोलेगा, मैक्सवेल के इक्वेशन के हेल्प से कंटिन्यूटी इक्वेशन या सांतत्य समीकरण को पूछेगा। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट जो हैं एग्जामिनर के, उसके थ्रू आपको आंसर करना आना चाहिए। तो उसी प्रोस्पेक्टिव में हम एक मैथमेटिकल टूल के अकॉर्डिंग इसको यूज कर रहे हैं और आप उतने ही ज्यादा शार्प होते जाएंगे जितना ज्यादा इस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो चलिए मैक्सवेल के इक्वेशन के उपयोग से हमको कंटिन्यूटी इक्वेशन का को स्थापित करना है। ठीक, तो कहाँ से शुरू करेंगे उस चीज को याद रखिएगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन ये जस्ट इसके पहले वाले एप्लीकेशन का ही रिवर्स फॉर्म है ना, जो दूसरा एप्लीकेशन अभी हमने पढ़ा। चलिए सिंपल सा, जो फोर्थ इक्वेशन जो हमने पढ़ा है मैक्सवेल के डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट से, जो होता है कि कर्ल बी इज इक्वल टू म्यू जीरो जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। दोनों पक्षों का डाइवर्जेंस लेने पर, डाइवर्जेंस का तो इतना उपयोग किए हैं कि अब आपको अच्छे से बहुत ग्रैप हो जाना चाहिए, है ना। दोनों पक्षों को डाइवर्जेंस लेंगे तो कैसे लिखेंगे जी, ये डाइवर्जेंस कर्ल बी इज इक्वल टू डाइवर्जेंस म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। आप जानते हैं कि इस तरह इस दाएं आपके सॉरी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जीरो होनी है, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल से हम लोग जानते हैं कि डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन होता है। तो जब ये डाइवर्जेंस, ये वाला डाइवर्जेंस यहाँ भीतर जाएगा तो यहाँ मिलने वाला है डेल डॉट जे, और यहाँ पे मिलने वाला है डेल अपॉन डेल टी डाइवर्जेंट ई। तो देखिए जरा, इसको ऐसे लिखे, ये वाला इक्वेशन ऐसे जाएगा, म्यू जीरो तो जीरो हो जाएगा लास्ट में कॉमन निकल के, उसे लेके नहीं चलेंगे, आप शुरू से जीरो कर देंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ मिलने वाला है डेल डॉट जे और यहाँ मिलने वाला है एप्सिलॉन नॉट डेल अपॉन डेल टी डेल डॉट ई, क्योंकि ये डाइवर्जेंट यहाँ जाके इस ई के साथ इंक्लूड होगा। अब डेल डॉट ई की वैल्यू हम जानते हैं रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो वो पुट कर दीजिए आप यहाँ पर, तो ये मिल गया आपको इस तरह से। ठीक, ये वाली वैल्यू, और म्यू जीरो तो जीरो हो गया जी, तो ये डेल डॉट जे प्लस म्यू नॉट डेल रो अपॉन डेल टी, म्यू नॉट जीरो हो गया, तो फाइनली जब इसको सब समराइज करेंगे तो डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो अपॉन डेल टी, और यही कंटिन्यूटी इक्वेशन है, धारा का सांतत्य समीकरण है। हम लोग अपने कंटिन्यूटी वाले इक्वेशन में भी इसको डिराइव करके रखे हुए हैं, बट वहां पे कॉन्सेप्ट अलग था डिराइव करने का, और यहाँ पे मैक्सवेल के एप्लीकेशन के थ्रू पूछा है। तो एग्जामिनर किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो कहता है कि मैक्सवेल के इक्वेशन का उपयोग करके आप संतत्य समीकरण की स्थापना कीजिए तो बहुत ईजी हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो केवल एक 5-6 लाइन में हमने इसको प्रूफ आउट कर दिया है, और कंटिन्यूटी इक्वेशन वहां प्रूफ करने के लिए हमने और अनदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंसेप्ट्स का यूज किया है। तो बिकॉज वहां पे पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन से फेमिलियर रहें, पहचानें उसको, है ना, कि डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो अपॉन डेल टी जो होता है, भाई इसे ही हम कंटिन्यूटी इक्वेशन कहते हैं। ये आपको पता तो रहे, क्योंकि मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ने के बाद इसको इसके थ्रू हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले तो इसकी जरूरत पड़ी है, चाहे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए हो या उस तरह से। तो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपसे कैसे क्वेश्चन करता है। ये सारे एप्लीकेशन जो मैं बना रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आप जरूर 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 इसे तैयार करें। ये नोट्स आपको इस यूनिट के खत्म होते ही आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप आसानी से इसे डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्लास में हमने ये 4 महत्वपूर्ण एप्लीकेशन मैक्सवेल इक्वेशन के पुट किए हुए हैं। पहला, कि मैक्सवेल समीकरण से हम कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति किए हैं। दूसरा, मैक्सवेल के इक्वेशन से गॉस के नियम की उत्पत्ति किए हैं। थर्ड वाला, ये वाला जस्ट रिवर्स आउट है एक तरह से। तीसरा, मैक्सवेल के इक्वेशन से मैक्सवेल की ही इक्वेशन को व्युत्पन्न किए हैं। मैक्सवेल के फैराडे के नियम वाले
इक्वेशन से हम मोनोपोल वाले इक्वेशन को डेवलप किए हैं। एंड देन लास्ट कि मैक्सवेल के इक्वेशन से हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन का डेवलपमेंट किए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत प्रोबेबल होते हैं और अगर ये आए तो आप ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर इसे बना के आएँ और घर पे इस पे प्रैक्टिस करिए इसे नोट्स को देखते हुए, वीडियो को देखते हुए, ध्यान से चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए। किसी भी टाइप के डाउट्स, प्रॉब्लम्स होने पर आप बिल्कुल कमेंट करें, हम उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में आपके बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स के इस यूनिट के और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके, जो कि इसका टाइटल रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फ्री स्पेस में वेव का प्रोपगेशन का इक्वेशन, वेव्स तरंग संचरण का समीकरण। ओके, थैंक यू।